अस्सलाम वालेकुम। शरह दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। फैसल सिद्दीकी की सिविलियंस के आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल के हवाले से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त तो कबूल नहीं की और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमने आइन के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। पहले भी बेंच तश्कील, लार्जर बेंच तश्कील दिए जो फंक्शन ना कर सके, तो लिहाजा बस अब हम ही इस मुकदमे को सुनेंगे। बहरहाल अभी इसका ऑर्डर आना बाकी है कि बाकी दीगर जज साहिबान, जो चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया है कि छुट्टियां हैं और फिर जज साहब तो तमाम जो हैं वो जज सितंबर में अवेलेबल होंगे, और सितंबर में अगर अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि 16 सितंबर को उन्होंने रिटायर होना है। तो जुडिशल ईयर के ऊपर ही जज साहिबान जो हैं वो सारे इकट्ठे होने हैं। 17 को ही मेरा ख्याल शायद जुडिशल ईयर भी शुरू होगा, तो इसलिए अब फुल कोर्ट नहीं बन सका। अब ये दलील के जज जो हैं वो छुट्टियों पे हैं, कुछ रिलीफ होना चाहते हैं, ये वजह बन सकती है। कितनी हद तक वो है, और फिर चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तारीख़ और अवाम फ़ैसला करेंगी कौन सा कानून रहेगा कौन सा नहीं। बहरहाल, और फिर इसके साथ ही इमरान खान की जो तोशा खाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, वहाँ पर भी जो है वो जस्टिस या अफरीदी और जस्टिस ख्वाजा हारिस के दरमियान जो है वो मुकालमा हुआ, लेकिन आज भी वो जो है वो ट्रायल रुकवाने के लिए इस्तदा मुस्तरद हुई और मामला पेंडिंग हो गया कि वो उनका जो अपील है वो यहाँ पर रहेगी। लेकिन कल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनमें की हेयरिंग है, तो फिर उसको देख के कोई अगर ऑर्डर हुआ तो फिर जो है वो अदालत उसको देखेगी। आज जैसे यही अफरीदी ने यही ख्वाजा हारिस से कहा कि ऑर्डर तो कोई है नहीं, तो अदालत क्या देखे। तो ये दोनों पर जो है वो बात करते हैं। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो एडजुटेंट जनरल जो हैं जैक ब्रांच के सरबराह, उनसे वो राब्ते में हैं और अपील देने के हवाले से उनका ये कहना था कि इस पर गौर व खौज जारी है कि आर्मी एक्ट के नीचे जो सिविलियंस का ट्रायल है, इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपील का ऑप्शन या कानून साजी की जाए या ना की जाए। मतीउल अयान साहब, ये जो फुल कोर्ट के हवाले से जवाज़ फराहम किया गया है और ये कितना जायज़ लगता है आपको? देखें, बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल की ये शदीद ख्वाहिश है कि वो रिटायरमेंट से पहले फ़ैसला देकर जाएं, और बदकिस्मती से या महज इत्तफ़ाक़ है कि अदालतों में छुट्टियां भी हैं, तो तमाम जजेस दस्तयाब नहीं हैं, और ये जो मौजूदा 6 जजेस हैं ये भी अपनी छुट्टियां ख़राब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर मतीउल अयान साहब, ये भी बात है कि गर्मियों की छुट्टियाँ तातीलात शुरू होने से कितना अर्सा पहले जो है वो दरख्वास्तें पड़ी हुई थी और छुट्टियाँ होने का इंतज़ार किया गया। बिल्कुल, और इसलिए इंतज़ार किया गया क्योंकि बाद में कोई शायद फुल कोर्ट का मुतालबा न कर दें। बहरहाल, चीफ़ जस्टिस की बातों से लगता है कि ये जो 6 जजों का बेंच है, इनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं कि जो इस केस की वजह से छुट्टियों पे जा नहीं सके, और बाकी जजेस ऐसे हैं जो इस केस अगर गए भी तो वो आ गए वापस। जी, वापस आ गए, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस केस के फ़ौरन बाद छुट्टियों पे जाने का प्लान किया हुआ है, तो वो फिर जा नहीं सकेंगे। तो सारा झगड़ा जो है ना वो यही है कि कुछ जजों ने छुट्टियों पे जाना है, कुछ जजेस जा नहीं सके, कुछ जजेस छुट्टियां छोड़ के आ गए, और फिर जब तक सारे तो ये बुलंद तो बांग दावे करने की क्या ज़रूरत है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हो फलाना हो, लेकिन छुट्टियाँ जिहड़ियां ना वो बड़ा छुट्टियों में आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे हम। मतलब छुट्टी कुर्बान नहीं हो सकती है, सिविल राइट्स का इतना बड़ा मामला है, तो उसके ऊपर मतलब ये क्या लॉजिक है? मेरे ख्याल में ये जिस किस्म के फ़ैसले हम पिछले जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में देखते रहे, तो इससे तो अच्छा था वो छुट्टियां ही कर लेते। तो आप ऐसे छुट्टियों में ही हैं नहीं, और तो देखे ना, उन्हें सियासी निज़ाम की हुकूमतों की तो छुट्टी कराई ना, तो ख़ुद जो है वो अपनी छुट्टियां तो छोड़ते नहीं हैं, और हुकूमतों के साथ जो हुआ 63A की तशरीह की या जिस तरीके की भी हुए वो हमारे सामने है। तो लगता ये है कि नए चीफ़ जस्टिस के आने से पहले फुल कोर्ट के बगैर ही ये चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल का जो 6 रुकनी बेंच है ये कोई फ़ैसला दे देगा, और लगता नहीं है कि ये आर्मी एक्ट की उस मतराज़ा शिक को गैर आइनी करार देगा या उसे ख़त्म करेगा, मगर कुछ फ़िल्टर्स ऐसे ज़रूर लगा देगा कि जिसका इशारा हमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, और वो भी चीफ़ जस्टिस के इसरार करने पर,
तो वो उसमें भी हमें वो इशारा मिलता है हमें। तो मुझे लगता है कोई ऐसा फ़िल्टर वाला काम ही होगा। और फुल कोर्ट जो है वो अगर बनाते हैं तो फिर और बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं चीफ जस्टिस बंदयाल पे कि पहले भी बहुत सारे मामलात पे ये चीज़ें मुतालबा किया जाता रहा है, पहले कभी नहीं बना, तो अब कैसे ये बन गया। हसनात, आपके ज़रा क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस के दाएं बाएं बैठी हुई जो तकसीम है उसमें से कितने लोग हामी थे कि होना चाहिए? देखिए फुल सच कोर्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन भी मेरी है। वो जो चीफ जस्टिस साहब की लेफ़्ट साइड पे लोग थे वो लेफ्ट साइड से मुराद मुनीब अख्तर साहब? नहीं नहीं, मुज़ाहिर लेफ्ट उधर थे ना, लेफ्ट उनकी ऐसे बैठता है ना बेंच, ऐसे हाँ, बैठता नहीं है ना? उनकी राइट साइड आपने चीफ जस्टिस की राइट साइड? चीफ जस्टिस अच्छा, यानी ये चीफ जस्टिस की राइट साइड पे आ गए। असनाद मलिक की लेफ्ट साइड। हाँ, सनाद मलिक की लेफ्ट साइड पे, चीफ जस्टिस की राइट साइड पे तो फिर बैठे हुए थे एजाजुल एहसन साहब, यहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। जी, और याहिया लेफ्ट के अफरीदी ऊपर साहब की जजमेंट भी थी, फुल कोर्ट बनाए। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो तो उसी पे होंगे। आयशा मैडम जो हैं वो भी मेरा ख्याल है कि इतलात हैं कि वो भी इनक्लाइन थी। और एजाज साहब आपने देखा होगा कि पूरी 2-3 दिन से हेयरिंग से अमूमन ये होता है कि वो कोई रिमार्क देते हैं, तो वो थे। जहाँ तक जैसे मज़ाहिर का मामला है, जैसे मुनीब हैं, जैसे मुनीब तो फुल कोर्ट के हामी कभी भी नहीं रहे हैं। वो अगर वो एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं और उसकी जुरिस्प्रूडेंस वो डिक्टेट कराते हैं, वही जुरिस्प्रूडेंस इवाल्व हो रही है उस ग्रुप की जो जैसे मुनीब चाहते हैं। उससे दूसरे जजेस इन्फ्लुएंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बंदा कहे कि जी जस्टिस मुनीब की जो लियाकत है उससे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या जो उनके जो धड़े के हम ख्याल जज हैं वो नहीं है मुतासिर, वो हैं मरऊब नहीं है, वो हैं। और ये जो है, अगर इधर जैसे मंसूर अली शाह हैं तो उधर जो कहें ना वो जुरिस्प्रूडेंस इवाल्व करना ज़्यादा, चाहे वो गलत है या जो भी उस पर खिलाफ अलहदा, वो जैसे मुनीब साहब की है। सवाल भी उनके आपको पता है कि जब वो करते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग। अच्छा, आज सवाल जवाब के ऊपर बड़ा हुआ, मतलब है कि वो मुसलसल अटर्नी जनरल को जो है वो इंगेज किए हुए थे मुख्तलिफ सवालात के हवाले से। तो इस दौर में जस्टिस आयशा मलिक ने भी एक सवाल पूछा और फिर उसके बाद फिर दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने फिर इंगेज कर लिया अटर्नी जनरल को। तो उस पर कुछ जस्टिस आयशा मलिक ने कुछ कहा था, वो क्या कहा था? उस पर बड़े हंसे थे लोग। नहीं, वो यही था कि भाई आप इधर से फ्री हो के भाई हमारे भी सवाल के जवाब फिर थोड़ा दे दें। तो यानी मतलब एक तंज ही था कि वो जो जस्टिस मुनीब, तो वो बात यह है कि जैसे असल बात यह है कि जस्टिस मुनीब चीफ जस्टिस चाह ही नहीं रहे। अब मेरा ख्याल है आज आखिरी चांस था कि जी एक सिम्बोलिकली ना कि सुप्रीम कोर्ट में एक यूनिटी का पैगाम जाया जाता। चीफ जस्टिस ने हर अपॉर्चुनिटी जो है वो गंवाई है, और आज जो आखिरी अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है थी कि रिटायरमेंट से पहले, चाहे फुल कोर्ट बाद में बनता, लेकिन वो कह देते कि ठीक है जी फुल कोर्ट सुने। उन्होंने मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे जिस दिन से बल्कि उनकी जजमेंट ओवरटर्न हुई है काजी फैसल साहब के केस में, और उसके बाद 80 पेजेस की उन्होंने रिव्यू की डिसमिस किया, गुस्से वाला, वो गुस्से वाला, जिसमें चीज़ें आर्गू भी नहीं हुई थी। हाँ, वो देखें वो उनसे अंदर से ना वो सीधी बात है, वो अब रिकनसाइल नहीं करना चाह रहे और काजी साहब से और उनके धड़े से। तो ये क्या हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की सिवा? वो ये था ना कि एक तो वो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम था सीधा साधा कि जी हमें हिस्ट्री जज करेगी, आप जो मर्जी करें, हिस्ट्री में हम सुरखरू होंगे। तो हिस्ट्री में ये बात भी होगी, रात 8 बजे आप काजी साहब को फाइल भेज रहे हैं कि सुबह जी केस लगा हुआ है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट की वजह से 2 जज उनकी कोई तफजात हैं। इवन मेरी इतला के मुताबिक एक जज साहब ने और भी बात की, आपने कहा रूल्स अमेंड कर लेंगे जी, बाद में ये है वो कर लेंगे। वो जजेस भी फ्रस्ट्रेट हुए कि जी आपने एक कानून था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट, उसको आपने सस्पेंड करके अपने 6 महीने की जो एक टिनोर है, जो चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है 184(3) का, और पूरी जो ये सल्तनत तो चलानी है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपने चलाई है एक स्टे के तहत। और लोग कहते हैं कि फलां की स्टे आर्डर पे चलती रही। मैं कहता हूँ यहाँ पूरी चीफ जस्टिस 6 महीने जो एक चीफ जस्टिस स्टे आर्डर पे चलती रही है, और वो स्टे आर्डर जिसमें अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना। तो उन्होंने आज अपना भी नुकसान बहुत ज़्यादा किया। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस साहब ने आज अपना नुकसान किया और किसी का नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट तो मेरा ख्याल है खुश होगी कि ये बेंच करे, और बल्कि जो जजेस को आपने नहीं बिठाया वो भी खुश होंगे। ये कोई आसान नहीं है केस, हमने माजी में भी देखे हैं ये केस। वही ना कि अगर बावजूद इसके के सेफगार्ड्स के साथ या कोई भी नहीं मानेगा की जाए, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके 5-6 जजमेंट वायलेट हुई हैं, कोई आप क्या वजह है, क्यों नहीं हम आपके यहाँ आर्डर इम्प्लीमेंट होते?
लेजिटिमेसी वजह यह है कि आप एक सवाल उठ रहे हैं। आज जस्टिस याह्या अफरीदी भी तो थे, उन्होंने हालांकि उस पर उनके जो उन्होंने आज प्रोसीडिंग की उसमें कई तफाज़ात हो सकते हैं कि इंटरम आर्डर अबूरी आर्डर पे वो कहते हैं ऑर्डर ही नहीं, खुद कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर ही नहीं है और मैटर इन्फेक्चुअस हो गया था, फिर भी हमने आपको रिलीफ दे दिया। लेकिन ठीक है, लोगों ने फिर भी कहा कि ठीक, यही काम आप इलेक्शन मैटर भी कर सकते हैं और भी कह सकते। और आप आज मैसेज क्या दे रहे हैं कि जी 2 दफ़ा हमने बेंच बनाए थे लार्जर, लेकिन वो चल नहीं सके। इसका मतलब है आप मैसेज दे देना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस आपको चलने नहीं दे रहे। आपने बेसिकली तो ये बात की, मैं तो यही इंटरप्रिटेशन निकालूंगा जब आपने कहा कि हमने 2 दफ़ा 9 रुकनी बेंच बनाया लेकिन वो चल नहीं सका। चलना मीन्स कि ये है कि जब आप एक तरफ बेंच बनाने की साख्त के अंदर ही जब खराबी हो तो नहीं, मुझे ये बताएं उस मैटर में, उसमें भी जैसे मंसूर अली शाह ने इलेक्शन मैटर में भी कहा था कि आपने काजी फाइसा और सरदार तारिक इनको क्यों नहीं बैठाना चाहिए था बीइंग सीनियर पुनी, उसकी कोई वजह नहीं। जैसे अतर मिनल्ला ने एक सवाल उठाया, आपने कहा बहुत अच्छा सवाल है, इसको बीच में शामिल करेंगे। इतलात हैं कि जो ही जो है जज उठ के बाहर गए तो एक जज साहब आपके धड़े उन्होंने शोर मचाया कि जी ये कौन सा जो एक सवाल है जो हम डाल रहे बीच में, ये वो नहीं डालेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसके बाद रिटर्न आर्डर में आपने जस्टिस और फिर उसमें तो ये भी हुआ था ना, आपको याद है कि उसी में जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उन्होंने भी एतराज़ किया था, क्योंकि उस वक्त एक ऑडियो लीक जो है वो जस्टिस मुजाहिर की और परवेज़ इलाही की वो भी आ चुकी हुई थी, तो उसका जिक्र किया था। तो उस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी और वो भी बहुत कुछ वहाँ पे हुआ था, वो दरवाजे खुले रह गए, लोगों ने बहुत जी हाँ वो डला क्या था भाई, वो छोड़े आप। अच्छा, वो माजी के पीछे अब आप एक्यूएस लाइव में देख लीजिएगा। अच्छा तो अच्छा मतीउल्लाह जान, ये जो है जाहिर है कि मोइस जाफरी ने कभी आर्टिकल लिखा, वो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर मॉक ट्रायल करते थे उसमें सब कुछ होता था और उसमें फ़ैसला भी होता था, लेकिन उस फैसले की वक़्त कोई नहीं होती थी। तो वो टॉन्ट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको उस फर्जी अदालत बना दिया है। देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब ये कहते हैं कि हमें सवाए अल्लाह के किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक चीफ़ जस्टिस को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अपने रिटायरमेंट से चंद हफ्ते पहले या चंद महीने पहले। नहीं अब तो हफ्ते ही हैं। हाँ, तो ये क्यों एक चीफ़ जस्टिस को ये बातें करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। क्या पिछले 2 साल जो उन्होंने गुजारे हैं, 1.5 साल, क्या वो किसी की मदद से चलते रहे? अब उन्हें जाके अगर ये बातें कर रहे हैं तो पहले उन्होंने ये बात क्यों नहीं की? क्या पहले कहीं इस्तेमाल होते रहे हैं वो? क्या पहले किसी को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए वो इस्तेमाल होते रहे? बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर और बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर। तो मसला ये है कि बाजवा से जज अपॉइंट करवाए दो। हाँ, तो अब कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और एक और प्रॉब्लम एक और भी है, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या किसी हुकूमत के आमने सामने नहीं देख रहे, बिलमुकाबल नहीं देख रहे, वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के बिलमुकाबल देख रहे हैं। अभी माशाल्लाह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इस्लामिक टच बहुत देती है और चीफ जस्टिस साहब भी अल्लाह की मदद के अलावा उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और ये भी अपने फ़ैसलों में इस्लामिक टच बहुत देते हैं। तो ये इस वक्त इस्लामिक टचेज़ का मुकाबला है जो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिसमें हिस्सा अपना डाल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ैसला दे देंगे। होगा वही कि एक फ़िल्टर, एक मैकेनिज़्म ऐसा डेवलप करेंगे कि जिसको बाद में अपसेट करना या ऐसा डिसाइड करना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी बतौर चीफ जस्टिस नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरह का एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म होगा कि जो ऑब्वियसली हम और आप भी चाहेंगे कि कुछ बुनियादी राइट्स जो हैं वो किसी भी मुल्ज़म के जो है वो बरकरार रहने चाहिए जो आइन में दरकार हैं। तो चीफ जस्टिस जब बनेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा तो उनके लिए काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी क्रिएट होगी, मगर मेरे ख्याल में इससे बड़े चैलेंजेस चीफ जस्टिस को भी फेस करने होंगे, जिस तरह के ऐलानात अब हम सुन रहे हैं, मर्दमशुमारी का मामला है और दूसरे 8-9 केसेस जस्टिस बंदयाल साहब ने अपने टेनोर में डिसाइड किए, उनकी रिव्यू पेंडिंग। अल्टीमेट इनका फाइनल फैसला फिर काजी साहब के ही टेनोर में आना है। आप क्या कह रहे हैं कि भाई उनको अलहदा करके देखिए, उनका एक इशू है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट, मेरे ख्याल में वो एक व्यू गलत इस तरह है कि जब सारे जज नहीं मान रहे तो आपको बेंच में इस तरह नहीं कि जी आप देखें, मेरी बात सुने हसनात, अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को देखें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पहले 3 सीनियर जजेस के लिए है,
ठीक है, कि उनकी कमेटी ऑफ जजेस ने करना है। लेकिन सस्पेंड कर दिया है ना अब सस्पेंड गलत किया है। कानून सस्पेंड करने से कानून खत्म तो नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन सस्पेंड कर दिया है ना, तो फिर उसको खामखा में लटकाने की जरूरत क्या है? उसको सेटिसाइड कर दें। मैं कह रहा हूँ ना, हिस्ट्री फिर ये भी जज करेगी कि आपने ट्रैप किया, आपने उनको काजी साहब को मिलिट्री कोर्ट में बिठाया ताकि फ़ौज के सामने अगर ये फैसला देंगे, क्योंकि इन्होंने पता है कि इनका अगर ये फ़ौज के हक़ में फ़ैसला करेंगे फ़ौजी अदालतों के, तो इनको लोग वकला सवाल उठाएंगे और करेंगे, तो फिर चीफ जस्टिस बनना है इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मादी बेंचों की तश्कील के अंदर सियासत का अमल दखल की वजह से बेंच नहीं चल सके, तबाही हुई है सारी, बेंच नहीं चल सके। ठीक हो गया। अब ये जो यहिया अफरीदी साहब ने, मतलब जान आज ख्वाजा हारिस को उन्होंने पढ़ाया कि जो इनबिल्ट स्टे हम आपके पास है कि भाई अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नहीं हो सकती है, तो क्या देख रहे हैं? कल आज तो ट्रायल कोर्ट के अंदर वो जो विटनेसेस की लिस्ट थी वो भी डिस्कार्ड हो गई है, तो कल के लिए उन्होंने कहा फाइनल आर्गूमेंट के लिए बुला लिया। तो किस तरह देख रहे हैं तोशाखाना केस किस तरह प्रोसीड कर रहा है? देखिए, आज जस्टिस यहिया अफरीदी ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट को बाकायदा कानून पढ़ाया। मैं पढ़ाया इसलिए कहूँगा कि उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि ख्वाजा साहब आप ज़रा वो रूल्स पढ़ें, वो आपके सामने, जिसके तहत आप ये रिव्यू फाइल करते हैं हाई कोर्ट के लिए। और उसके अंदर जब भी किसी ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का मामला होता है और वो चैलेंज हो जाता है हाई कोर्ट में, तो फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो जजमेंट नहीं अनाउंस कर सकती। तो वो जजमेंट की अनाउंसमेंट की हद तक तो जस्टिस यहिया अफरीदी के मुताबिक उन्होंने पिछली समात में ही इनको एक स्टे दे दिया था, इनबिल्ट स्टे दे दिया था। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि ये इनबिल्ट था हमारे पिछले हुक्म में। ये चीज़ हम भी शायद लास्ट टाइम पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि जो आखिरी समात थी उसमें एक इनबिल्ट स्टे था, क्योंकि रूल्स के मुताबिक आपने ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज की हुई है और हमने कहा था कि जुरिस्डिक्शन के मामला जो है सारे इकट्ठे तय करें। हमने ये तो नहीं कहा था पहले तय करें, लेकिन जब ये जुरिस्डिक्शन मामला हाई कोर्ट में आता है तो ट्रायल कोर्ट जजमेंट नहीं सुना सकती, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रायल नहीं जारी रख सकती, वो तमाम दूसरी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सकती। तो इन ऑब्जर्वेशंस की मौजूदगी के अंदर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं आपके भी? वो जो सारी दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर फैसला हो जाएगा अगर बिलखुसूस इख्तियार समात के हवाले से? क्योंकि आज भी जो है वो जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये कहा कि ये टैक्स के मैटर के हवाले से नहीं है, ये मामला ही नहीं है। देखिए, ये तो आया ही हमारा जो है वो क्रिमिनल उस मामले के अंदर। देखिए, जस्टिस यहिया अफरीदी ने आज ये जो बात की है कि ये स्टे ऑर्डर इनबिल्ट है, कि जब जुरिस्डिक्शन का फ़ैसला नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट जजमेंट नहीं अनाउंस करती, तो इसके बाद तो मज़ीद किसी स्टे की गुंजाइश ही नहीं है। तो हाई कोर्ट क्यों स्टे करेगी किसी मामले को, जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज ने कह दिया कि जुरिस्डिक्शन से हाथ से जुड़ा है अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट। तो जब अनाउंसमेंट स्टे है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, तो मजीद किसी स्टे की तो ज़रूरत नहीं है, वो स्टे तो हो गया। नहीं, लेकिन अगर वो इख्तियार समात के हवाले से फैसला कर देते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है कि वो अख्तियार समात के हवाले से कोई डिसीजन कर दें कि बिल्कुल अख्तियार है। लेकिन मेरी ख्वाजा हारिस साहब से आज बात हो रही थी, वो कहने लगे पिछली समात जो थी उसके ऊपर पूरी स्टे के ऊपर मेरे जो थे आर्गूमेंट्स है, लेकिन वो मेरे कोई एक आर्गूमेंट जो है वो उस कोर्ट ने लिखा ही नहीं। वो लिखे या ना लिखे, जो एक रूल्स के अंदर जो प्रोविज़न है उसमें अब मज़ीद किसी स्टे की तो ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब ख्वाजा हारिस भी कानून को नहीं समझ पाए थे और ख्वाजा हारिस ने भी वो कानून नहीं पढ़ा था जिसके मुताबिक उन्हें स्टे की दरख्वास्त हाई कोर्ट में भी नहीं डालनी चाहिए थी, मगर वो शायद चाह रहे थे कि जो प्रोसीडिंग है उनको भी रोक दिया जाए, क्योंकि जो रूल्स में जो इनबिल्ट स्टे है जिसका जिक्र जस्टिस यहिया अफरीदी कर रहे हैं, वो फ़ैसला ना सुनाने की हद तक है कि फ़ैसला नहीं सुनाएंगे। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बन गई है कि ट्रायल कोर्ट में वो उन्होंने कहा कि आप फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए जो है वो कल पेश हों। कल ही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस को हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से रिविजन्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल ही उनका फ़ैसला भी करेगी या सुमात करेगी, और फिर उससे अगले दिन ही जो है उनकी वो रिव्यू जो है वो या अपील जो है वो यहिया अफरीदी साहब ने अपनी कोर्ट के अंदर 11 बजे लगाई है, बल्कि उन्होंने कहा 11:30 नहीं 11 बजे लगा देंगे हम। तो ये क्या, हाँ, तो ये क्या सूरत हाल बनती है? देखिए, इमरान खान को हम अमूमन कहते हैं और ये बात ठीक है कि वो बड़े लकी हैं, उनको जो है प्रोसेस मिल रहा है, ड्यू प्रोसेस मिल रहा है। ऐसे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो उनको समझते हैं कि जो जो तकाज़े हैं कानूनी वो पूरे किए जाएँ। हालांकि मेरे ख्याल में ये एक अबूरी आर्डर था, अबूरी आर्डर में ये सवाल उठता था कि अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देख रही है, तो अब इतनी जल्दी आ कैसे गए।
और अगर ये फाइनल फैसले होते हैं तो अल्टीमेट जिस तरह एवन फील्ड में अपील में एक्सेप्ट हो गई, मरीम नवाज़ की कन्विक्शन ख़त्म हो गई, अल्टीमेट इमरान खान को इन सारे ये फ़ायदे ही होंगे जो ये अगर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। तो इसमें जल्दी ये है कि असल मसला ये है कि इलेक्शन से नायली, तो आपने उस वक्त तो नायलियाँ जो हैं वो करवाई इधर, इवन बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सेक्शन एक्टिव था, डेडलाइन दी जाती थी कि जल्दी डिसाइड करें। निगरान जज भी हाँ, निगरान जज भी थे और सारा कुछ होता था कि, और यहाँ आखिर में साकिब निसार साहब ने कहा कि एक रेफरेंस पर डिसाइड हो। दूसरी तरफ ये है कि जी अब मसला ये है वो जज नहीं बैठे, वो जज जो नवाज शरीफ की नायली में जिनका जो निगरान जज थे या उन बेंचेस का हिस्सा थे या जो भी, उनको इस दफ़ा ये जो इमरान खान के मामले में नहीं, इनमें याह्या अफरीदी साहब को बिठाया गया है बेंच में। अब याह्या अफरीदी साहब का ये है कि जी जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करें। मेरा ख्याल है कि ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक दिन देना और अगले दिन जी अगर वो ना किया तो फिर आज ही कर लें। अब हाई कोर्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे को तलवार लटका दी है। मेरा तो ख्याल है ये एक दिन का टाइम मेरे ख्याल में अच्छा, अगर ये इमरान खान नाअहल हो जाते ट्रायल कोर्ट में और मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ख़ुद बेंच में मौजूद होते, क्योंकि चीफ जस्टिस को पता था कि ये एक सेकेंडरी मैटर है, इसने फिर भी आना है अल्टीमेटली, तो इसलिए उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी के बेंच बना के उस तरफ ये मामला उछाल दिया। अगर ये हतमी नाअहली होती तो बंदयाल साहब खुद या हम ख्याल बेंच बना के कोई ना कोई। अच्छा, एक और बात भी है यार, ये पार्लियामेंट क्या कर रही है आपकी मतीउल्लाह जान साहब? मतलब है कि 24 जुलाई से अब तक जो है वो 24 के करीब जो है वो कानून पास कर दिए और चलें करेंगे कानून पास, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को बग़ैर वारंट गिरफ्तारी का जो इख्तियार देना है, ये कहाँ गई हमारी कौमी असम्बली? ये क्या हो रहा है? देखें, मसला ये है जब आपकी जुडिशरी ये अल्टीमेट तो ये चीज़ें एग्जामन होनी थी, किसी बंदे को गिरफ्तार भी होना था। इसी तरह पीका एक बना था कानून, ये नून लीग ने बनाया था माजरत के साथ, जितनी जाते जाते यही काम करते जो, और अल्टीमेट इन्हीं को ही उसमें जो है वो पकड़ा जाता है, इन्हीं के लोगों को। अब ये जो काम हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब किसी का मामला आएगा तो वहाँ इन चीज़ों को एग्जामन किया जाएगा, जिस तरह पीका को किया गया। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब उनको भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, ये आपस में लड़ रहे हैं जज दोनों एक दूसरे पे, और उनको एक को है कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ ना हो जाए। एक धड़ा कहता है कि इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट को मैं नाराज़ ना करूं, कहीं ऐसा ना हो। दूसरा कहता है कि मैं फिर आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, या आगे मैंने फ्यूचर में उस धड़े के कुछ जजेस ने बनना है। तो देखें, जब तक यूनिटी नहीं होगी जुडिशरी में तो इससे ज़्यादा कानून बनेंगे और इससे ज़्यादा चीज़ें होंगी, और ये यहाँ यही होगा। सब्र करें, हाँ सब्र करें और शुक्र करें। देखिए, एक तरफ तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो बिल्कुल वो वाले नवाज़ शरीफ बन गए हैं जब वो इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठते थे और बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते थे। ये वो वाले नवाज़ शरीफ नहीं है जो लंदन में बैठ के वज़ीराबाद के जलसे में वीडियो लिंक के ज़रिए कहते थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आपको हिसाब देना होगा। इस वक्त हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनसे जाते जाते उनका अंगूठा काट लिया है इस्टेब्लिशमेंट ने, और वो हर कानून साजी पे उनके अंगूठे और हर फाइल पे शहबाज शरीफ का कटा हुआ अंगूठा लगाया जा रहा है। और हमारी पार्लियामेंट का भी यही हाल है, जैसा वज़ीर आज़म वैसे उनके आगे लीडर। पूरी पीडीएम जो है इस पर खामोश है। दर्जन डेढ़ दर्जन बंदा बैठा होता है, कोरम भी पूरा नहीं होता, और ऐसे अजीबो गरीब कवानीन पास हो रहे हैं। कयूम साहब, आप ये देखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के को जो अख्तियार दिया गया है गिरफ्तारी का, कहा गया है वो बग़ैर किसी वारंट के वो किसी भी घर में जगह पे घुस के तलाशी ले सकते हैं, आपको गिरफ़्तार कर सकते हैं और ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एक तरफ तुमको ये अख्तियार दे दिया गया और दूसरी तरफ ये भी अब सवाल उठेगा कि क्या फिर अदालत में ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ख़िलाफ़ रिट दरख्वास्तें दायर की जाएंगी, क्योंकि अब उनको स्टैचूटरी पावर्स मिल गई हैं। क्या वो फिर ISI और IB के लोग जो हैं अदालतों में उनको तलब किया जा सकेगा? तो ये वो सवाल है। फिर यहाँ भी कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करता है या उसके घर जाता है या दफ्तर जाता है जो कि दुश्मन का एजेंट है, तो वो शख्स भी इस कानून के तहत उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कैसे डिटरमिन मतलब होगा? आप देखें ना सफारत खानों में, देखें ना, या तो कोई लिस्ट जारी करें कि ये लोग डिक्लेयर्ड एनिमी हैं, इनसे आप मुलाकात नहीं करेंगे।
अगर वो लिस्ट भी नहीं है तो आपको कितने सफारत खानों में दावत मिलती है, लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वहाँ पे लोगों से मुलाकात होती है। तो इसका मतलब है सहाफ़ियों को इस बेस पे भी गिरफ़्तार किया जाएगा कि तुम जो है वो इंडियन एम्बेसी में गए थे, तुम जो है बांग्लादेश एम्बेसी में गए थे, अमेरिकी एम्बेसी में गए थे, अफ़गानिस्तान एम्बेसी में गए थे, क्योंकि वो एक एजेंट है। भाई हमें क्या पता सहाफ़ियों को, एजेंट सहाफ़ी तो हर एक से मिलता है। फिर आखिरी बात, इस वक्त आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने दिफाई रोल से निकल के वो अब कारोबारी रोल में भी आ गई है, वो अब ज़राई इनकलाब भी आ रही है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी उसने क़यादत संभाल ली है। उन्होंने अब मादनियात भी निकालना शुरू कर दिए हैं, जो बकौल मुसद्दक़ मलिक के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं। तो वो अपना दायराकार बढ़ा रहे हैं। तो इस दायराकार में जो फ़ौज काम करेगी उस पर सहाफ़ी सवाल नहीं कर सकेंगे, उनके बारे में मालूमात नहीं जारी कर सकेंगे, पब्लिश नहीं कर सकेंगे। और अगर फ़ौज से सवाल किए जाएंगे कि आपने मादनियात कितनी निकाली, इसका मुनाफा कितना है, आपने अजनास कितनी पैदा की, सब्जियां कितनी पैदा की, क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कीमत पे कर रहे हैं, फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी ख़रीदी है इसके ठेके टेंडर किसको दिए हैं, तो ये सारा कुछ वो कहेंगे ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया है, ये तो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, उन ठेकों के कागज़ आपने छाप दिए हैं, अखबारों में छाप दिए, मीडिया में छाप दिए। तो इस्टेब्लिशमेंट रोल अपना बढ़ा रही है और मीडिया का रोल महदूद हो रहा है और सियासतदानों का रोल भी महदूद हो रहा है। और जुडिशरी का हाल आपको पहले ही पता है। ये पहले जो लापता अफराद थे जिनकी वजह से अब कहा जा रहा है ये कानून लाया गया, क्योंकि अरेस्ट करने का अख्तियार नहीं था तो एजेंसी जो है वो वैसे ही पकड़ लेती थी। फिर अगर इस बेस पे कानून बनना है कि पहले अख्तियार नहीं था तो लोग लापता होते थे, तो फिर चोरों डाकुओं के हक़ में भी एक कानून बना दें कि जो डाका मारेगा उसका 50% अगर वो जमा करा देगा तो छोड़ देगा, क्योंकि ये कानून नहीं था तो इसलिए वो पूरा माल ले जाते थे। फिर तो यही होना चाहिए ना फिर। और जुडिशरी ये सारी बातें वही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और ये जजेस एक दूसरे इकट्ठे बैठना नहीं चाह रहे जी कि हम 2 दफ़ा हमने बनाया, भाई तीसरी दफ़ा भी एफर्ट कर लें, मुल्क के लिए कर लें। अब ऐसे इन हालात में आप या तो फिर 6 मिलिट्री कोर्ट में हम देखें कि बहुत बड़ा फैसला करेंगे, इनकी वायरिस को चैलेंज अपने इख्तियार से मुतल्लिक अगर कोई चीज़ थी तो उसको बिल की सूरत के अंदर ही स्टे दे दिया। आप ये देखें, लेकिन जो सिविल लिबर्टी से मुतल्लिक और अहम इश्यूज हैं वो किसी को वायरिस की तरफ कहते हैं हमने जाना ही नहीं है। इमरान खान जैसा शख्स जिसको 2018 के इलेक्शन में इंजीनियरिंग करके लाया गया और जिसको हम फौज का पिट्ठू कहते रहे हैं, अब जो शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है और जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, ये इमरान खान से भी 2 हाथ आगे निकल रहे हैं। और कौन किससे आगे और सबकत ले जाने के लिए बाजी ले मामला गड़बड़ ही लगता है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी फिर कहते हैं मायूसी गुनाह है। एक वे इस लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।